हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके लिए बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का मैंने नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ वीडियो बना दिया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के बुक को भी रीड कर लेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ना छूट जाए। ठीक है, वैसे सारे कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ों को मैंने क्लियर किया है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम बुक से भी कुछ चीज़ें समझा दीजिए, क्लियर कर दीजिए, क्योंकि उनको क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं आज बुक भी रीड कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि पावर शेयरिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल। ठीक है, वैसे चार होते हैं, पर आपने जो वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ी है आपको उसी के बारे में डिटेल से इस वीडियो में पढ़ना है। और वर्टिकल पावर शेयरिंग को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। और यहाँ पर आपने जो प्रीवियस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था उसी चीज़ों को आप अपने माइंड में रखेंगे और फिर आपको आगे की चीज़ों को समझना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक तरह का गवर्नमेंट को फॉर्म करने का तरीका होता है जिसमें जो पावर की शेयरिंग होती है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। तो अगर आप अपने माइंड को रिकॉल करें और यहाँ पर आप समझें कि बेल्जियम में आपने क्या देखा था कि बिफोर 1993, ठीक है, 1993 से पहले बेल्जियम में भी क्या हो रहा था कि पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो चली गई थी और स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास थी। बट यहाँ पर क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को जो था उस स्टेट गवर्नमेंट पर अप्लाई करता था। ठीक है, तो इसकी वजह से 1993 में यहाँ पर क्या हुआ था कि उनको फ्रीडम मिल गया था स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में तो पढ़ ही लिया है, तो उसी की चीज़ों को यहाँ पर जो है ले करके आपको समझना है। ठीक है, यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। बेल्जियम में यही हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के रीजनल यानी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। एंड रीजनल गवर्नमेंट एक्सिस्टेड in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer independent on the central government. ठीक है, इसके बाद 1993 में ये हुआ कि बेल्जियम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली जो है वो क्या है कि अपने पावर्स को नहीं अप्लाई कर सकती थी, यानी स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्री हो गई थी। Thus, Belgium shifted from a unitary or federal form of government, and Sri Lanka continues to be, for all practical purposes, a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। ठीक है, यहाँ हुआ क्या था आपके श्रीलंका वाले सिस्टम में कि जो तमिल लीडर्स थे वो सभी डिमांड कर रहे थे कि हमें भी जो है पावर्स को मिलना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपने देखा था कि सिंघाला वाले जो थे वो सारे पावर्स उन्हीं के पास थे और वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम जो है वो चल रही थी गवर्नमेंट की, जबकि बेल्जियम में जो है वो फेडरल सिस्टम चलता है। तो अभी आपको ये समझना है कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम क्या होता है। तो यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम ये दोनों ही क्या है, पावर को शेयर करने का तरीका है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसके सिर्फ वन लेवल होते हैं। ठीक है, और जो आपकी फेडरलिज्म सिस्टम होती है उसमें दो लेवल होते हैं। Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and the various constituent units of the country. ठीक है, इन सभी को क्या है पावर गिवन की जाती है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट. Both these level of governments enjoy their power independent of the other. ठीक है, यहाँ हुआ क्या था,
फेडरलिज्म वाले में कि जो आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं और दोनों अपने अपने पावर्स को अलग अलग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर आपको जो रेड कलर की जो मार्किंग दिख रही है, जहाँ जहाँ जिस भी कंट्रीज़ में रेड कलर किया गया है, वो सारी कंट्रीज जो है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करती है। जैसे कनाडा हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ आप देख रहे हैं, इन सभी कंट्रीज़ में जो है आपकी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चलती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो आप इनके नेमिंग याद रख लीजिएगा और लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम देखें, इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्ट विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरेशन और यूनिटरी गवर्नमेंट एक दूसरे से क्या है, कंट्रास्ट यानी विरोध करती हैं या अपोजिट होती हैं। कैसे होती हैं, देखिए, जो आपका यूनिटरी सिस्टम है, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है यूनिटरी सिस्टम में। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंसेस और द लोकल गवर्नमेंट। और यूनिटरी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लोकल गवर्नमेंट को अपने सारे ऑर्डर्स को पास करवा सकती है। ठीक है, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कांट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही फेडरल सिस्टम में अलग अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं कर सकती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच it is not answerable to the central government. Both these government are separately answerable to the people. ठीक है, यहाँ होता क्या है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, ये एक दूसरे को आंसर नहीं देते हैं कि हमने आपके लिए क्या किया और आपने हमारे लिए क्या किया। यहाँ देना है वो वहाँ की जनता को देना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ की जनता के लिए क्या किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया। यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे से फ्री होते हैं फेडरल सिस्टम में। दोस्तों, आपके पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ये की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर्स जो है ये आपका 7 टाइप्स का होता है, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है, आप कैसे कहेंगे कि ये आपका फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम को जानने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं यानी फीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये इसकी की फीचर्स है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये उनके, जो ये बताता है कि यही है जो फेडरल सिस्टम को अप्लाई होना चाहिए एक फेडरल सिस्टम में। तो सबसे पहला आपका पॉइंट तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। ठीक है, एक फेडरेशन सिस्टम में तो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और सेकेंड पॉइंट है आपका यहाँ पर different tiers of government govern the same citizens, but each there has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration. देखिए, दोनों ही लेवल होते हैं यहाँ पे, 2 या 2 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन मेनली 2 हो सकते हैं अगर। तो यहाँ पर क्या है कि सबके पास अपना एक अलग अलग जुरिडिक्शन यानी कि अलग अलग जजमेंट होने का तरीका अलग अलग होगा, और वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो लेवल है, जो जुरिडिक्शंस हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के जुरिडिक्शन के थ्रू फॉलो होगी, या जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका जो न्याय जो देने का काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग न्यायालय होगा। ठीक है, उनका अलग जजमेंट होगा। दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे, उनके कोई किसी के ऊपर वहाँ पर दबाव नहीं डाल सकता है। एंड 4th पॉइंट आपका ये कहता है फेडरेशन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिटरी चेंज, यानी कि कोई भी अगर चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने से नहीं, बल्कि दोनों की सहमति से चेंजेस होंगे। जो भी चेंजेस करने होंगे वो दोनों गवर्नमेंट की सहमति से होंगे, अदरवाइज वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता है। और उसके लिए आपको समझा देती हूँ कि जो वोटिंग सिस्टम होता है वो 2/3 होता है, यानी कि 2/3 पर्सन अगर उसको क्या करते हैं, यानी आप सपोज एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लीजिए कि 3 में से 2 लोग अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए सहमति देते हैं तो इसका मतलब है कि चेंजेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये है आपका सिस्टम। एंड 5th पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी तरह का, अगर मान लीजिए डिस्प्यूट होता है दोनों लेवल्स में,
ठीक है। इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अपने अपने पावर्स को जो है मतलब कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उनके अलग अलग लेवल्स पे क्या होते हैं, वहाँ पर क्या होता है आपका जुरिडिक्शन लेवल होता है, ठीक है। उनका अलग अलग क्या होता है, जुडिशरी सिस्टम होता है। एंड आपका 6 पॉइंट ये कहता है कि जो सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू है, यानी जैसे पैसे का जो कलेक्शन है वो हर एक लेवल के लिए अलग अलग है। आपको पता है कि स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं, टैक्सेशन वगैरह से ही आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको टैक्स लेने का उनका कुछ अलग मतलब तरीका है, या फिर कह सकते हैं कि उनको कुछ अलग पावर्स मिले हैं और सेंट्रल को कुछ अलग पावर्स मिले हैं, ठीक है। और दोनों ही अपने अपने टैक्स को पे कर सकते हैं, ले सकते हैं लोगों से, ऐसा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा गिवन है। एंड 7 पॉइंट फेडरेशन ये बताता है कि फेडरेशन सिस्टम की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जितने भी लेवल यहाँ पर है, ठीक है, किसी भी फेडरेशन सिस्टम को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए मेनली 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। एक तो सभी लेवल्स का आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, और दूसरा सभी को आपस में रहने के लिए सहमति होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी किसी के विरोध में नहीं होना चाहिए। ये है 7 की फीचर्स आपके बोर्ड में जो आते हैं, और आपको ये सभी याद करना है। और इसके आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरा उस वाले चैनल में जाए, आप मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको जो है वीडियो देखेंगे अगर वहाँ पर क्लास 10 सिविक्स का, तो आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप उसके लिंक में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी डाल दिया है। तो अब यहाँ पर आपने पढ़ा, ठीक है, फेडरेशन के की फीचर्स को। अब आपको समझना है कि फेडरेशन सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और एक होता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are 2 kinds of route through which the federation have been formed. 2 तरीके हो सकते हैं जो फेडरेशन को फॉर्म करते हैं. The first route involves independent state coming together on their own to form a bigger unit, so that by severing the sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federation include in USA, Switzerland and Australia. देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो होता है जिसमें कई सारे स्टेट्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एक यूनाइट करके एक स्टेट बनाते हैं, यानी एक कंट्री बनाते हैं। उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर, यानी सबको एक साथ कम करना, मिला लेना, मिक्स कर देना। जैसे आपके यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होता है, वहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है। और वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ यूएसए में आपके जैसे इन सब जगहों पे आपके पीएम नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होते, सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं और वही सारे पावर्स को चलाते हैं, ठीक है। दूसरा है द सेकंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जैसे दूसरा आपका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये इसके अंदर या इस फेडरेशन में ये किया जाता है कि जो पावर होती है वो अलग अलग लेवल्स में डिवाइड की जाती है। जैसे होल्डिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर में क्या था कि सबको यूनाइट कर दी जाती है, मिक्स कर दी जाती है और एक गवर्नमेंट बनती है, यानी एक पूरा एक सेंट्रल स्टेट बनता है, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका होल्डिंग टुगेदर होता है, इसमें सारे स्टेट और सेंट्रल दोनों को अलग अलग पावर्स दे दी जाती है। जैसे आपकी इंडिया में होता है स्पेन, बेल्जियम, ये सभी में क्या है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा इंडिया में किस टाइप का फेडरेशन सिस्टम चलता है, तो होल्डिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन चलता है। और इस टाइप के फेडरेशन सिस्टम में जो पावर्स होती हैं वो अलग अलग लेवल्स को डिवाइड कर दी जाती हैं, दे दी जाती हैं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने के लिए यहाँ पर आपको कई पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. जब इंडिया में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिवाइडेशन हुआ था, ठीक है, पार्टीशन वगैरह जब हुआ है इंडिया में, बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होने के बाद, तो जब इंडिया
जब कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो आप देखेंगे कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, और इतनी बड़ी कंट्री क्या होती है कि यहाँ पर उसको चलाने के लिए उसको मतलब कि सिर्फ एक गवर्नमेंट के लेवल से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के कई लेवल्स भी होने चाहिए, और लेवल्स होने की वजह से वहाँ पर जो पावर होगा वो अप्लाई करने के लिए, या पावर कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी को समझने के लिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है, जिसे 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। इन तीनों लिस्ट में जो पावर है वो अलग अलग गवर्नमेंट को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अलग पावर होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अलग पावर्स होंगी, और कुछ पावर्स ऐसी हैं जो दोनों के पावर्स पास होती हैं, और कोई पावर ऐसी है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो आज हम वही सब समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि जैसे आपका क्या है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पर आपके मेनली देखा जाए तो 3 लेवल होते हैं। एक आपका फर्स्ट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, थर्ड लेवल आपका जो होता है वो आप लोकल लेवल गवर्नमेंट होता है, जिसे आप म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत वगैरह में डिवाइड करते हैं। ठीक है, गाँवों में देखा जाए तो पंचायत होता है, और शहरों में जो होता है म्यूनसिपालिटीज़ होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। इसके कारण यहाँ पर 3 ऐसी लिस्ट बनाई गई हैं, जिन लिस्टों में ये बताया गया है कि ये जो पावर है वो कौन सी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है। सबसे पहले पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? Union list includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency। यूनियन लिस्ट में वो ही सब्जेक्ट डाले जाते हैं जो सब्जेक्ट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, यानी जो पावर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए वो सारे पावर्स इस लिस्ट में डाले गए हैं। जैसे डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड जो भी चेंजेस करने होंगे वो आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो डिसीजन लेगी। और यूनियन लिस्ट में वही सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, और इससे रिलेटेड जो भी आपके लॉ बनाने होंगे वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लिस्ट क्या होगी। तो आप सही समझ रहे हैं कि स्टेट लिस्ट वही होती है जिसमें उन पावर्स को रखा जाता है जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जैसे ये जो पावर है आपका, ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास जो है वो कौन सी पावर रखी गई है, या स्टेट लिस्ट में कौन सी पावर्स है, यूनियन लिस्ट में कौन सी पावर है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के किन्हीं 2 लिस्ट में इंक्लूड जो है 2 सब्जेक्ट के नाम बताइए और उनके बारे में मतलब उस लिस्ट को डिफाइन कीजिए, कॉन्करेंट लिस्ट को। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के पेपर में। तो आपको लिस्ट में जो इंक्लूड सब्जेक्ट्स है उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मेनली 97 सब्जेक्ट्स ही रखे गए हैं, वो 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, बट आपको 97 याद रखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स को रखे गए हैं। जैसे पुलिस से रिलेटेड जो भी आपको डिसीजन लेना है वो स्टेट गवर्नमेंट फ्रीली होकर के ले सकती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपको जो भी डिसीजन लेना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसीजन नहीं करती है। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और इससे रिलेटेड जो भी लॉज बनाने होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो यही सारे इसमें पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, जो भी स्टेट लिस्ट में मेंशन है। Concurrent list includes subjects of a common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade unions, marriage, adoption, succession. ठीक है, both the union as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in the list. If their laws conflict with each other, the laws made by the union government with prevail. यहाँ होता क्या है, कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास वो पावर होती है। जैसे मैरिज, ठीक है, मैरिज स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी करेंगे, तो इसकी वजह से ये जो पावर होंगी वो दोनों के पास हो सकती है, होती है। एडॉप्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, सक्सेशन, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके दोनों ही लिस्ट में डाले गए हैं, यानी दोनों ही गवर्नमेंट के पास इनके पावर है, और इनसे रिलेटेड जो भी
मतलब प्रॉब्लम्स होंगी अगर सपोज बाय द वे किसी वजह से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो पावर मेनली जो फाइनल डिसीजन देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, यानी आपका यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, वही आपका क्या है फाइनल डिसीजन देगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके इन तीनों लिस्ट के अलावा भी आते हैं। जैसे आपने देखा कि आज़ादी के बाद हमारी इंडिया काफ़ी डेवलप कर चुकी है और कंप्यूटर वगैरह के फील्ड में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। तो कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो कौन लेगा, क्योंकि ये तीनों लिस्ट में इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं डाले गए हैं। तो ऐसी लिस्ट को हम रेजिड्यूरी लिस्ट कहते हैं और इन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं गिवन है, लेकिन उसके बनने के बाद क्या है डेवलप किया है हमारा कंट्री, तो वो सारे मतलब कि जो आपके पॉइंट्स है वो आ चुके हैं। तो वो उससे रिलेटेड जो भी पावर्स होंगे वो आपके, या उससे रिलेटेड जो भी लॉज बनाने होंगे वो आपके यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम द आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिड्यूरी लिस्ट। इस वजह से उनसे रिलेटेड जो भी पावर्स होंगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पावर जो है वो किस तरह से किन गवर्नमेंट्स में कैसे डिवाइड की जाती है, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। और एक चीज़ और है कि बहुत आपकी इंडिया में कई स्टेट ऐसे भी हैं जिनके पास क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग उनको पावर मिली है, या कहा जाए कि उनकी जो पावर है वो थोड़ी अलग है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर के पास जो है वो खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था अभी तक, और उसकी वजह से वो उनके पास अलग से पावर होती थी कंपैरिजन टू इंडिया के बाकी स्टेट्स से। जैसे अब आपने ये चीज़ देखा है, आर्टिकल 370 जो है वो बताता है कि जम्मू कश्मीर के पास एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जम्मू कश्मीर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम अलग रहती है, और इसी वजह से क्या था कि उनके पास अलग पावर थी। लेकिन अब आपको भी पता है कि 2019 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, और इसकी वजह से जो पावर है अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही कॉन्स्टिट्यूशन अब जम्मू कश्मीर में भी रहेगा, और वही है भी। तो अब ये तो पॉइंट्स आप जो है लिख सकते हैं पेपर में, बट अगर कहा जाए कि जो है मतलब पावर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के पास पावर थी अभी तक, ठीक है। इसके अलावा 7 सिस्टर्स जो हैं उनके पास जो आपकी 7 सिस्टर मीन्स असम, मेघालय वगैरह जो हैं, ये सारे स्टेट्स में भी कुछ अलग से पावर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, या दी गई है। जैसे आर्टिकल 371 जो है ये बताता है कि इनके पास कुछ अलग से पावर्स हैं। तो ऐसे यही मतलब कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास अलग से पावर होते हैं। और इसके अलावा हमारी इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो कि मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी जो है वो छोटे हैं, जिसे हम स्टेट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी स्टेट के साथ मर्ज किया जाए तो भी वो मर्ज नहीं हो सकता, बिकॉज उसका साइज़ इतना भी छोटा नहीं है कि वो स्टेट के साथ मर्ज किया जाए। तो ऐसे एरियाज़ को हम किस जगह पर फिल करेंगे, तो ऐसे एरियाज़ को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज़। जैसे दीज एरियाज़ लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये सभी क्या है आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ वो एरियाज़ होती हैं जो कि स्टेट वाइज देखा जाए, इस एरिया वाइज देखा जाए तो स्टेट बनने लायक नहीं है, लेकिन किसी स्टेट के साथ मर्ज करने लायक भी नहीं है। तो ऐसे स्टेट्स को हम कहते हैं, या ऐसे एरियाज़ को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज़, और यूटीज़ इन्हें कहा जाता है। और इन एरियाज़ की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और इन एरियाज़ में जो भी लॉज लगाने होते हैं, जो भी नियम बनाने होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी आपका जो लिस्ट है, ठीक है, यानी जो आपका यूनियन लिस्ट है उसमें जितने पॉइंट्स होंगे वो इसमें आएंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पावर की शेयरिंग है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपके पेपर में आया था कि गिविंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया, डिफाइन वर्टिकल पावर शेयरिंग गिविंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का एग्जांपल देके आपको समझाना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में भी क्या है, होल्डिंग टुगेदर पावर शेयरिंग होता है, ठीक है। और ये जो पावर शेयरिंग है, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपके डिफाइंड है और हमारी इंडिया में भी ये चीज़ डिफाइंड है। और ये जो पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ ये सभी आपके इंडिया में ही आते हैं। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने से कोई भी एक लॉ नहीं बना सकती है। अगर उन्हें किसी भी टाइप का कोई भी लॉ बनाना है तो सबसे पहले वो पास किया जाता है आपके कहाँ पर, हाउसेस जो होते हैं, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउसेस, उनमें पास किया जाता है। और कम से कम 2/3 मेजॉरिटी के लोग उस पर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, यानी 3 में से 2 लोग उस पर क्या करने चाहिए, सहमत होने चाहिए। और तब जाकर के वो बिल पास होता है। और फिर फाइनली जब वो बिल पास हो जाता है तो आपका क्या होता है कि चेंजेस होते हैं, ठीक है। और उसके पहले भी क्या होता है कि जिस स्टेट से रिलेटेड ये चेंजेस किए जा रहे हैं उस स्टेट के कम से कम आधे लेजिस्लेचर भी उस पर क्या होना चाहिए, सहमत होने चाहिए। तब जाकर के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिया में क्या होता है, चेंज होता है, उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। यानी चेंजेस करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि उनके पास ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम कोई भी चेंजेस करने हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो 2/3 मेजॉरिटी में वोटिंग होगी और उतनी वोटिंग उतनी पास होनी चाहिए, तब जाकर के वो लॉ बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, इंडिया में भी आपका नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर कोई भी चेंजेस करने, मतलब मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट हो जाए इंडिया में, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपका जो हाई सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन देती है, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे फाइनल डिसीजन माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं इंडिया में। और एक चीज़ ये भी है कि जो भी टैक्सेस हैं, टैक्सेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अलग अलग डिसाइड किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स ले सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये एक मैप देख रहे हैं, इंडिया का 1947 का मैप है। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर आपका यहाँ पर एक मैप बनता है, ये है आपका, ठीक है। ये बुक के अकॉर्डिंग 2013 में आप देख सकते हैं कि आप 2020 का भी मैप एक अभी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि वहाँ पर जो अब मैप बन चुका है वो प्रीवियस मैप से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन कैसे हो रहा है, ये दिखाता है कि हमारी इंडिया जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है। तो हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज, यानी फेडरलिज्म जो है वो कैसे सक्सेसफुल हुआ या कैसे प्रैक्टिसाइज्ड हुआ, इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंडिया में फेडरेशन सिस्टम कैसे चलता है तो आप उसके पहले वाला आंसर देंगे, और इंडिया में फेडरेशन सिस्टम कैसे सक्सेसफुल हुआ तो आप ये वाला आंसर देंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया जैसे इतनी बड़ी कंट्री आने के लिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीड इन इंडिया इट इज़ नॉट merely बिकॉज ऑफ क्लियरली laid out constitutional provinces. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our India. अगर मेन सक्सेस देखा जाए, रियल सक्सेस देखा जाए हमारी इंडिया में फेडरेशन के लिए, तो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स बनाया गया है उसकी वजह से इंडिया सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं फेडरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। पहला है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो कैसे यूनाइट हो गई, ठीक है। इस आंसर को आपको जस्टिफाई करना था। तो पहले क्या हुआ था, स्टार्टिंग में इंडिया इतनी एक बड़ी कंट्री है, तो अगर वहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पर अगर किसी स्टेट को डिवाइड किया जाएगा तो ऐसा लग रहा था वहाँ पर इंडिया के लोगों को कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। बट हुआ क्या यहाँ पे कि इंडिया में जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिवीज़न हुआ तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, यूनाइट हो गई। क्यों हुई, क्योंकि जो जिस लैंग्वेज का पर्सन है उसको अगर वो स्टेट में रखा जाए, या फिर जिस लैंग्वेज को जो यूज़ कर रहा है वो अगर उसी लैंग्वेज के पर्सन के साथ ही रह रहा है तो वो खुशी से रहेगा, ठीक है। और उसको अगर किसी दूसरे लैंग्वेज के साथ वाले लोग के साथ रखेंगे तो उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उसे प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखा गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट के बेस पर जब इंडिया को डिवाइड किया गया था तो वहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा यूनाइट हो गई। दिस मेड इंडिया मोर यूनाइट, ठीक है। बहुत सारे स्टेट हैं जो ऐसे डिवाइड किए गए थे, और इसके अलावा यहाँ पर कल्चर और इथेंसिटी और ज्योग्राफिक पॉइंट्स भी देखे गए थे।
जैसे आपका नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सारे जो स्टेट्स हैं ना, इन सभी स्टेट्स में ऐसा देखा गया था कि पहले सब ये सोच रहे थे इंडिया वाले कि ऐसा अगर होगा तो प्रॉब्लम होगी, बट हुआ नहीं। और यहाँ पर जो है इंडिया ने इसको और मतलब इस टाइप का जो चेंजेस है उसने इंडिया को और ज़्यादा यूनाइट बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द 2 जून 2014 आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जब यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड होने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आपका क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। तो मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट के बेस पर डिवाइड करने वाला सबसे पहला स्टेट आपका आंध्र प्रदेश है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्टली देखा जाए तो 2014 में आपका एक स्टेट और बना था तेलंगाना, जो और उसके बाद अभी बना है, ठीक है। आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 स्टेट्स बन गए हैं आपके, ठीक है। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता दे रही हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से देखा, दिस हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। इस तरह चीज़ें की गई इंडिया में, उसने इंडिया को और ज़्यादा क्या कर दिया, ईजी बना दिया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कराने के लिए और भी ईजी बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी ये कहती है कि इंडिया क्या है कि अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ अ लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा टेस्ट ये किया गया इंडियन पे फेडरेशन को सक्सेसफुल कराने के लिए, लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो जहाँ पर देखा क्या गया, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारी इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो बट हिंदी इज़ द मदर टंग ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन ये भी है कि अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई तो 40% लोग ही सिर्फ हिंदी जानते हैं, बाकी 60% लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं, अब वो क्या करेंगे, उन्हें भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। तो ऐसा नहीं हुआ हमारे इंडिया में। यहाँ हुआ क्या था कि जैसे 40% लोग जो थे वो हिंदी तो बोल रहे थे, तो हिंदी को तो पहले बात तो फर्स्ट नंबर पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे देयर आर मेनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। अदर लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट किया गया, कैसे? बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ कि हिंदी के अलावा 21 ऐसी दूसरी लैंग्वेज हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज के फॉर्म में बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपके हिसाब से देखा जाए तो हमारी इंडिया में मेनली 22 लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखित रूप से बताया गया है कि ये लैंग्वेज हमारी इंडिया में है। इसके अलावा आपको पता है कि सैकड़ों लैंग्वेज है, ठीक है। थाउजेंड्स लैंग्वेज हमारी इंडिया में है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज बहुत सारी हैं, 400 500 600 बहुत सारी लैंग्वेज है। लोग छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस का। A candidate in an examination conduct for the central government position may opt to take the examination in any of these languages। जो भी कैंडिडेट होगा, जिसे भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अगर जॉब आएगा, तो अगर उस कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना है तो वो इन 22 लैंग्वेज में से जो भी लैंग्वेज को जानता हो, जिस भी लैंग्वेज में उसने पढ़ाई की होगी, वो इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में पेपर दे सकता है और पास होकर के नौकरी पा सकता है। ऐसा कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि लैंग्वेज पॉलिसी होती है, ठीक है। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशंस attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English of official purpose was to stop in 1965। एक बात यहाँ पे ये हुई थी 1965 में, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत लोगों ने अपोज किया था। लेकिन जो तमिल वाले थे इन तमिलनाडु के लोगों ने इसका बहुत ही विरोध किया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है और बहुत सी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन इंग्लिश सबको आनी चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1965 तक इंग्लिश बंद हो जानी चाहिए थी ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और
आज भी क्या है, इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज। मेनी सिटीज थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसको जो है मतलब फेवर में इसके थे कि इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी चाहिए। तो 1965 तक इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा उसमें कहा गया था कि 65 के बाद अब इंग्लिश को कोई भी यूज़ नहीं करेगा। लेकिन इस बात का बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, विरोध हुआ, और तमिलनाडु के लोगों ने सबसे ज़्यादा इसके लिए विरोध किया। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इंग्लिश में तमिलनाडु वाले बहुत करते हैं। वहाँ के जो है जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी ऐसा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया में फॉलो की जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन impose Hindi on the states where people speak a different language. The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka फाइंड्स इटसेल्फ इन। हमारी इंडिया श्रीलंका के जैसे नहीं, बल्कि हमारी इंडिया ने इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की कि सारे लैंग्वेजेस को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशन। इस रिलेशन में क्या बताया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन में, कि जो आपकी जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो मतलब ज़्यादा पावरफुल होती थी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि बहुत बार यहाँ पे क्या है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ सेंटर इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, सेंटर एंड द इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। बहुत टाइम तक ऐसा हो रहा था कि एक ही पार्टी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह पे रूल करती थी, और इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो था वो उसके अंडर में आ जाता था, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर नहीं होती थी, ठीक है। एंड यहाँ पे हुआ क्या कि इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल बाय द रिवल पार्टीज। हुआ क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज करती थी और स्टेट गवर्नमेंट को अपना काम करने नहीं देती थी। तो लेकिन 1990 के बाद, आफ्टर 1990 यहाँ पर एक ऐसा पीरियड आया जिसमें ये हुआ कि इस तरह के जो भी हो रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, तो ऐसा हटा दिया गया और यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जो कि क्या होगी, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिक्स करके बनाई गई। तो कोलिशन गवर्नमेंट को आप देख सकते हैं कि उसका एक कुर्सी है कोलिशन गवर्नमेंट का। ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ आपस में मिक्स करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। जब क्या होता है कि कई सारी पार्टीज़ हार जाती हैं या कई सारी पार्टीज़ को उतने वोट नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, तो बहुत सारी पार्टीज़ आपस में मिल जाती हैं और मिल करके एक गवर्नमेंट बनाती है, उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन में कि जो कोलिशन गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाता है, तो जो ये प्रॉब्लम हो रही थी अभी तक कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से दब जाती थी, अब ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुई हमारी इंडिया में, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुआ 1990 के बाद, ठीक है, इस डेट आप याद रखिएगा। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की अगर आप देखें तो इंडिया में यहाँ पर शेड्यूल्ड लैंग्वेज की लिस्ट दी गई है आपकी बुक में, ठीक है। असमीज़ कितने लोग बोलते हैं उसके परसेंटेज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि हिंदी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 41.03% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाला गया तो 44% अप्रॉक्सली बोलते हैं हिंदी। तो इसकी वजह से हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मेनली सब जगह है, बाकी जो स्टेट का है उस स्टेट में वो लैंग्वेज रखी जा रही है ऑफिशियल के रूप में, ठीक है। तो असमीज़, बंगाली, बोरो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेज आपकी जो मैंने बोली यही लैंग्वेज है जो आपकी इंडिया में शेड्यूल्ड लैंग्वेज के फॉर्म में बनाई गई। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 22 लैंग्वेजों का क्या है उल्लेख किया गया या फिर उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है पढ़ने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, ये होता क्या है, ठीक है। इसको समझने से पहले एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपको पता है कि यूपी बहुत ही बड़ा स्टेट है, ठीक है, महाराष्ट्र भी काफ़ी बड़ा स्टेट है। तो आपको ये पता होगा कि जो यूपी है अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रशिया के बराबर है। महाराष्ट्र को देखा जाए तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जर्मनी के बराबर है। यानी इतने बड़े बड़े स्टेट्स
जो कि एक पूरे कंट्री के बराबर हैं, तो इतने बड़े स्टेट्स को चलाने के लिए सिर्फ अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो क्या वो हर एक स्टेट के बारे में समझ पाएगी या वहाँ की प्रॉब्लम को समझ पाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपका भी आंसर होगा नो। तो अब क्या है कि यूपी जैसे इतना बड़ा स्टेट है जो कि एक रशिया के पॉपुलेशन के बराबर है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के स्टेट में हर एक लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में समझना, तो ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो वहाँ पर रहते होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या किया गया कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया कि हम एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट बनाएंगे जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए होगी, यानी कि उनके प्रॉब्लम्स को समझेगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसे आप पढ़ भी लेंगे तो वही पॉइंट लिखे हैं। We noted above that federal governments have two or more tiers of government. We have so far discussed two-tier government of in our country. हमने अभी तक अपने डिस्कस किया two-tier government. But a vast country like India can't be run only through these two tiers states. हमारी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जो कि इनसे दो टीयर से काम नहीं चलेगी। ठीक है, स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। इंडिया इतनी बड़ी स्टेट है जो कि मतलब इतना बड़ा देश है हमारा इंडिया की, जो यूरोप से भी, ठीक है, वहाँ की जो एक एक कंट्रीज़ है वो एक एक स्टेट के यहाँ के बराबर है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी इज़ उत्तर प्रदेश इज़ बिगर दैन रशिया। उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ा है। एंड महाराष्ट्र इज़ अबाउट बिग एज जर्मनी, और महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर बड़ा है पॉपुलेशन में। तो मेनी ऑफ दीज states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state governments. This is the rationale for decentralization of power. This resulted a third tier of government called a local government. इस तरह से हमने देखा कि अगर इतनी बड़ी स्टेट्स को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट की जरूरत होगी जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। एंड द बेसिक idea behind decentralization is that there is a large number of problems and issues which are best settled at the local level. यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें डिसेंट्रलाइजेशन को बनाने के पीछे मेन बेसिक यही आइडिया है कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट है उसे फॉर्म करना। क्यों फॉर्म करना है? क्योंकि अगर वो नहीं बनेगी तो जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उनके हर एक पर्सन को जानना, हर एक लोगों के घर में जा कर के उनकी बातों को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये एक पूरा स्टेट गवर्नमेंट या एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, बल्कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है या वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम को कुछ जो है एक लेवल पर जा कर के समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनती है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि बिफोर यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है 1992 से पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह तो दिया था कि जो है लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, बट यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी क्या होता था, इलेक्शन अच्छे से नहीं होता था, और अगर इलेक्शन भी होता था तो कोई भी रूल जो है फॉलो नहीं किया जाता था, और अगर रूल फॉलो भी किया जाए तो कोई भी पावर इनको नहीं दी जा रही थी लोकल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरह का कन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर यहाँ पर 1992 के बाद मेजर स्टेप्स लिए गए और डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे तरीके से फॉर्म किया गया। तो आपका क्वेश्चन में आया था कि 1992 के बाद होने वाले चेंजेस को आप डिफाइन कीजिए। तो 4 चेंजेस होते हैं, ठीक है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करने के लिए। पहले से आपका कि नाउ इट इज़ continuously mandatory to hold regular elections to local government bodies. लोकल गवर्नमेंट को बनाने के लिए यहाँ पर अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे। हर एक इलेक्शन पे SC ST और OBCs के लिए अलग सीटें रिजर्व की जाएंगी। 1/3 जो सीटें होंगी वो वुमेंस के लिए रिजर्व की जाएंगी। एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज इलेक्शंस। यहाँ पर क्या कहा गया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया।
अब कोई और नहीं बल्कि एक कमीशन होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि इलेक्शन लेगा। हर कोई इलेक्शन नहीं ले सकता, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। और जैसे पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ की जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है। एंड आपका लास्ट 5th पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो भी पावर हैं और जो भी रेवेन्यूज़ हैं वो आपको वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। ठीक है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट को अगर सड़क बनवानी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ले सकता है। ठीक है। ऐसा यहाँ पे कहा गया। द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। इस तरह से ये, लेकिन जो शेयरिंग करने का जो नेचर है वो स्टेट वाइज वेरी करता है। किसी स्टेट में कुछ ज़्यादा पावर शेयर किया जाता है तो किसी स्टेट में कुछ कम। ठीक है। वो स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो आपका रूरल लेवल पे देखा जाए, रूरल लेवल पे जो है आपका, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका पंचायत होता है, और जो आपका अर्बन एरियाज़ होता है वहाँ पर आपका क्या होगा, म्यूनसिपालिटीज़ होता है। रूरल लेवल गवर्नमेंट इज़ प्रॉपरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायत। ठीक है। रूरल लेवल पे हम पंचायत कहते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों पर देखा जाए तो हम पंचायत राज बोलते हैं। और आपको पता है पंचायत राज बनाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, सबसे मतलब 3 लेवल होते हैं इसके भी। सबसे नीचे होता है आपका जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, जस्ट उसके ऊपर होता है पंचायत समिति, और उसके ऊपर होता है जिला परिषद। ठीक है। 3 होते हैं आपका यहाँ पर। सबसे पहला क्या होता है आपका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है। ग्राम पंचायत। फिर जस्ट उसके ऊपर होता है पंचायत समिति। ठीक है। जस्ट उसके ऊपर होता है जिला परिषद। ठीक है। जिला परिषद। तो ये तीनों होते हैं एक आपके रूरल लोकल गवर्नमेंट को बनाने के लिए। तो ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। ठीक है। कई सारे गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है, एंड कई सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति बनती है, और कई सारी पंचायत समिति को मिलाकर एक जिला परिषद बनता है। और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरपंच कहते हैं। और इसके अपने क्या होते हैं, कुछ 5 पंच होते हैं जो कि डिसीजन देते हैं इनके साथ, क्योंकि अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि पंचायत यहाँ पर फॉर्म की जाती है, और इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट least 2 or 3 in years to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। इसके पास मतलब मेनली 2 से लेके 3 साल होते हैं जो कि बजट को फॉर्म करने के लिए, मतलब वहाँ पर प्रोग्रेस को बताने के लिए। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइज अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समिति या ब्लॉक कहते हैं या मंडल कहते हैं। ठीक है। जिसे आप पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म दैट यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर के पंचायत समिति बनती है, जिसे आप ब्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मंडल बोलते हैं। The members of this representative body are elected by all the panchayat members in the area. All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद बनाती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट परिषद पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड होते हैं वो डीएम होते हैं। Most members of Jila Parishad are the elected members of the Lok Sabha and MLAs of the district, and some of the official of other district level bodies are also its member. जिला परिषद चेयरपर्सन इज पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। ठीक है। जिला परिषद का जो हेड होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। इसी टाइप से आप देखेंगे कि सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज एज वेल। अर्बन एरियाज पे भी होती है, जिन्हें हम म्यूनसिपालिटीज़ कहते हैं। शहरों में क्या होता है कि उसमें भी 3 लेवल होता है। एक होता है आपका म्यूनसिपल चेयरपर्सन, एक होता है आपका जिसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, एक होता है आपका म्यूनसिपॉलिटी, और थर्ड है आपका नगर पंचायत। ठीक है। 3 होते हैं, गाँवों में भी और शहरों में भी वैसे ही। तो म्यूनसिपालिटीज़ आर सेट ऑफ टाउन्स। म्यूनसिपालिटीज़ शहरों में होते हैं, जैसे शहरों की बड़े बड़े शहरों में होते हैं।
are constituted into municipal corporation. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson is the political head of municipality. Municipal जो chairperson है उसका मतलब ये जो होता है ये म्यूनसिपाल्टी का क्या होता है, हेड होता है. इन अ म्यूनसिपल चेयरपर्सन कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे हम मेयर कहते हैं. तो यहाँ पर थोड़ी जो पॉइंट्स है वो आपके समझने लायक है. ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले कि जो मेयर होता है, मेयर जिसे आप कहते हैं, वो किसका हेड होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है. और यहाँ पे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो म्यूनिसिपालिटीज़ का हेड होता है. ठीक है, म्यूनिसिपालिटीज़ का हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन. तो इस तरह से आपको इनके पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे. तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बाकी ये सारे एक्सरसाइजेस वगैरह दिए हैं. ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा क्योंकि आपने चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा तो आपको क्लियर हो जाएगा. और साथ ही जो है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इसका जो मैंने बनाया है नोट्स के साथ में, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हमने, तो उसे भी आप देख लीजिएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में. तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे. तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा. तो इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस जरूर करना पड़ेगा. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.